विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका यसाई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो ये रहा आज का कंटेंट आपका कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ये है प्रश्न। विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र लिखिए। बच्चों, हम लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक भी ज्ञात करेंगे, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र भी लिखेंगे और इसके आगे हम गाउस प्रमेय की भूमिका पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है। पहले इस कंटेंट को हम लोग परिचय प्राप्त करते हैं, कैसे क्या होता है। तो हम एक बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपका जो बोर्ड है, इसको हम कहते हैं कि ये बोर्ड है आपका एक समरूप विद्युत क्षेत्र। आप इस सबसे भली भांति परिचित हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या है। मैं आज ये मान के चलूंगा कि ये सब आप लोगों को मालूम है, और इसलिए मालूम है क्योंकि हमने सब लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं अपनी विषय वस्तु कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। इट मीन्स कि अगर हम इस विद्युत क्षेत्र में कहीं भी अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं, तो जब कहीं भी आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से मिल जाए बच्चों कि वो म्यूचुअली पैरेलल हो और इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, यानी जब भी हम कहीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरह से देखें कि वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हो और 2 4 10 खींचे तो वो म्यूचुअली पैरेलल हो, तब हम ये कहते हैं, देखकर ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र की स्थिति है। अब आप क्या करिए कि इसमें एक कोई भी सरफेस उठाकर रख दीजिए। पृष्ठ इसलिए यहां कहते हैं जब भी हम किसी जगह एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं बच्चों, तो उस पृष्ठ का संबंध होता है कि उस पृष्ठ से एक निश्चित क्षेत्रफल जो है बिलोंग करता है, उसका अस्तित्व अपने आप आ जाता है। मान लीजिए एक इस तरह का आपने जो है वो विद्युत क्षेत्र में एक सरफेस इस तरह से आपने रख दिया, ये आपका सरफेस है जो आपने इस विद्युत क्षेत्र में रख दिया इस तरह से। ये आपका ये एक पृष्ठ हो गया। मैं अभी कह रहा था कि जब भी हम किसी पृष्ठ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है, डायरेक्ट उसका मतलब हो जाता है कि उस पृष्ठ का एक निश्चित एरिया होगा। अब ये देखिए, ये एरिया है, इसको मैंने देखिए बिल्कुल इस बोर्ड की ओर जो मैं लिख रहा हूं या जो मैं फिगर को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसकी ओर अपना ध्यान लगाकर देखिए। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ यानी ये पृष्ठ के क्षेत्रफल में मैं जो है ये इस तरह की ड्राइंग कर रहा हूं। इसका मतलब है कि हमारा जो सरफेस है, हमारा जो सरफेस है उसकी जो दिशा है यानी पृष्ठ की दिशा है वो कुछ इस तरह से है। ये पृष्ठ की दिशा है। अगर हम ये कहें कि ये पृष्ठ की दिशा है, उसको अगर हम ये कहें ये पृष्ठ की दिशा, और एक इसका छोटा सा भाग या जैसे मैं इसको ये दिखा रहा हूं ये डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस है, तो उसको हम ये कह सकते हैं, तो छोटा को हम क्या कहते हैं विज्ञान में, डीएस। तो एक छोटा सा सरफेस इस तरह से लिए, तो आपको ये यहां समझना है कि ये एक ऐसा सरफेस है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ बच्चों। तो आपको यहाँ अभी केवल इतना महसूस करना है कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल इस तरह से रखा हुआ है। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और ये इस रखे हुए पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा है। इन दोनों में आपको ये समझना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो उस दिशा में ये जो क्षेत्रफल की दिशा है, इस रखे हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा है, ये दोनों सेम नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। तो दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जब ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, जब ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, यानी आप ये देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से किसी एक एंगल पर ये जो है पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठीय दिशा से यानी क्षेत्रफल की दिशा से अगर हम लंब खींच दें, तो इसकी दिशा से अगर हम लंब खींचते हैं बच्चों, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक जो हमने रेखा खींची, ये 90 डिग्री एंगल, तो इस पृष्ठ का ये लंब कहलाएगा। इसको अगर हम ये कहें O, और फिर बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है बहुत सरल, लेकिन कई बार चूंकि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो सर बता रहे हैं, इसको अगर ड्राइंग करके बताते, खींच के बताते, तो कितना आनंद आता। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके बता रहा हूँ। अब आप इसको देखिए, ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाइएगा और पूरी ईमानदारी से इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब समझ में आ जाता है तो ये बहुत सरल होता है। और आप ये समझिए कि 12वीं में परीक्षा में इसको लिख के भी हम पास हो जाते हैं, बन भी जाता, सही आंसर लिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 20 वर्ष से जो पढ़ा रहा हूं, तो कई बार मुझको मिस हो जाता है कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, इसलिए आपका बोलना कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। इसलिए मैं इसको पहले ड्रा करके ही आपको बता रहा हूं। उसका मतलब है ये बच्चों कि विद्युत फ्लक्स को हम कितनी ईमानदारी से समझें, तब वो सही हमको समझ आता है। मैं ये कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसको आप पढ़ चुके हैं, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं जो समरूप होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसका मतलब होता है कि ऑल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक एरियाज म्यूचुअली पैरेलल एंड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र की बात आप करते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र में जो सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती हैं और वो आपस में समानांतर होती हैं। अब इसमें आपने एक विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रख दिया है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इस तरह से दर्शाई गई है। मैंने इसको एक एरो से भी दर्शाया है कि O से अगर ये डीएस दिशा में इस क्षेत्रफल की दिशा है, तो जब हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में लंब खींचते हैं तो वो क्या हो जाती है, क्षेत्रफल की लंबवत दिशा। फिर मैं कहूंगा इसको जो है बाइंड अप कर लीजिए, आप कंसंट्रेट कर लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ की लंबवत दिशा वो होती है ओपी। मतलब इट इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ द सरफेस एरिया। नॉर्म माने लंब, तो नॉर्म ऑफ द सरफेस एरिया। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन करिए, ये इन दोनों में रिलेशन करिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस पृष्ठ के लंब की दिशा, इसमें क्या है, कोई ना कोई एंगल बन रहा है। इसको मान लीजिए ये थीटा एंगल बन रहा है। तो अब आप इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको आप आसानी से कह सकते हैं कि यदि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ इस प्रकार रखा हो, कोई पृष्ठ इस प्रकार रखा हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के लंब के बीच थीटा कोण बनता हो, पृष्ठ के लंब के बीच थीटा कोण बनता हो, तो इस लंब की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो क्या हो जाता है, E इंटू कॉस थीटा हो जाता है। क्योंकि जब ये नॉर्म से थीटा कोण बनाता है तो उसका ये जो पार्ट है इसके दो घटक होंगे, एक तो ये पार्ट होगा इसका और एक इसका लंबवत भाग होगा।
इसका जो ओपी का अवयव होगा, ओपी का जो अवयव होगा वो cos थीटा होगा, और इसका लंबवत अवयव क्या हो जाएगा, वो sin थीटा हो जाता है। ये पुरानी बात है कि मतलब किसी भी सदिश राशि को जब समांतर अक्ष या लंबवत अक्ष दोनों में नहीं होता तो किसी एक अक्ष से जितना एंगल बनाता है तो उस अक्ष के सापेक्ष उसका जो कंपोनेंट है, अवयव है, वो cos थीटा के रूप में परिभाषित होता है, और उसका विपरीत यानी 90 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है वो sin थीटा के रूप में डिफाइन होता है। अब आपको फिर मैं कहूंगा कि इसका इतना भाग आप समझ लीजिए कि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ इस प्रकार रखा हुआ है कि वह पृष्ठ का लंब विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। अब आप आइए कि ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है। बच्चों, ये विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र जिसमें वो रखा गया है उसकी तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां अगर हम कहें तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल कहें तो वो जो है अगर थोड़ा सा भाग लेते हैं तो ds, और ये cos ऑफ थीटा यानी इसका cos कंपोनेंट है ना, क्योंकि ये लंब से इसका जो e जो है वो कितना एंगल बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो इस चीज को बच्चों हम गणितीय रूप में कहते हैं कि ये इस क्षेत्रफल से संबद्ध जो है, इस क्षेत्रफल से संबद्ध जो है वो क्या है, विद्युत फ्लक्स है। अब देखिए मैंने पहले गणित बता दिया आपको, और इसको हम फाई से एक्सप्रेस करते हैं। यहां हम ये जो है क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल लिया और उसको हमने डी फाई ई से परिभाषित कर दिया, तो ये हो जाता है डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस ऑफ थीटा। अभी देखिए आपको इसको लिखना नहीं है, उसको हम लिखेंगे, और पहले आपको इसकी डेफिनेशन मैं कंफर्म कराता हूं कि ये डी फाई ई कैसे हम डिफाइन। देखिए जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो डिफिनेशन का मतलब होता है कि एक हम वो राइटिंग फॉर्म होता है, एक परिभाषा लिखते हैं, तो उसमें भी यहां हम कहेंगे बच्चों, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जब भी हम किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में एक कोई भी सरफेस ऑफ एरिया की कल्पना करते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में ये सरफेस रखा हुआ है, इसकी एरिया इस तरह से इसके परपेंडिकुलर से जो है 90 डिग्री या थीटा डिग्री या कुछ भी एंगल पर है, तब जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस रूप में डिफाइन होता है, इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स कंपोनेंट इन परपेंडिकुलर साइड। तो इसका कंपोनेंट जो है E इंटू ds cos थीटा इस तरह से, और उस क्षेत्रफल के गुणनफल के रूप में होता है। अब ये वास्तव में परिभाषित रूप में क्या होता है, उसका मतलब ये है कि इस नॉर्म की दिशा में हम उन बल रेखाओं को गिन लेते हैं। जैसे हम ये पृष्ठ रखे ना, तो इस पृष्ठ से एक निश्चित दिशा बनाती हुई विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, हर दिशा में गुजरती हैं। इस दिशा में भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इस दिशा में विद्युत, मतलब इस ds सरफेस ऑफ एरिया से, इस ds सरफेस ऑफ एरिया से कनेक्टेड या रिलेटेड हर दिशा में विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। तो इस नॉर्म की दिशा में जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, मतलब इस तरह से ये नॉर्म की दिशा में जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, तो उन सभी विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही हम किस रूप में डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं विद्युत फ्लक्स के रूप में। यानी अगर हम परिभाषा इसकी दे बच्चों तो ये कहेंगे किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। अब देखिए, तो कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गिनती हम कहां से करते हैं, ये गिनती हम इससे करते हैं। तो ये होता है आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यदि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दिया जाए तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब
इसकी गणित हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो आप देखिए ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कैसे लिख लेते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में रखें, लिखिए समरूप विद्युत क्षेत्र में रखें, क्षेत्र में रखें पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गणितीय रूप में गणितीय रूप में यही डी फाई की, ऐसे लिखते हैं गणितीय रूप में डी फाई की इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस ऑफ थीटा। और यहां नीचे लाइन में लिख देंगे गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स का मान, गणितीय रूप में विद्युत, अब गणित आपने दिखा दी है, गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन सा घटक इसका का लंबवत घटक, लंबवत घटक व पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है ये। तो ये आपकी बच्चों डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। फिर मैं ये बात आपको बता दूं, अभी हम लोग इसका जो मान है कैसे, कब जीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ, ये सरफेस ऑफ एरिया डीएस रखा हुआ है। तो कंसर्निंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द डीएस इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इंटू कॉस थीटा, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये क्या होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्या है, गणित की परिभाषा है और ये आपका कॉन्सेप्टिव डेफिनेशन है। तो कॉन्सेप्टिव डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप सरफेस रखते हैं, तो उस एरिया ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक एरियाज पास होती हैं, तो पासिंग लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक एरिया, टोटल नंबर ऑफ दैट लाइंस, दैट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटिंग
या कंसर्निंग टू द सरफेस। तो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत प्रलेखाओं की संख्या के बराबर होता है। आइए इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कुछ और चीजें इसमें पढ़ते हैं। वो ये होता है कि कैसे जो है, जैसे आपने पढ़ा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ये होता है E इंटू डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे चेंज होती हैं उसको आप देखिए तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होता है। पहली स्थिति कि जब थीटा इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये आपको मालूम है। अब इसको आप जानते हैं कि कॉस थीटा या कॉस 0 इज इक्वल टू 1 है, लेकिन देखिए जनरली क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 0 या कोई कोण नहीं बनाता है, तो कभी कभी हमको या अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, इसलिए यहां आपको फिर से फोकस करना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। हम जब ये कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 तो जनरली ध्यान आता है कि अच्छा जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। कंफर्म करिएगा इसको। जब हम ये कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तब हमें ये लगता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। यहां मैं कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान दे दीजिए। हम जब विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं वो होता है विद्युत फ्लक्स। अर्थात इन मैथमेटिक्स जो ये कॉस थीटा है, ये थीटा जो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 90 डिग्री एंगल में जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको हम इन कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 की बात आती है तो उसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए इस पृष्ठ का अभिलंब, इस पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कोई कोण नहीं बना रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर पृष्ठ का अभिलंब 0 डिग्री का एंगल बनाता है मतलब पृष्ठ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये महत्वपूर्ण है सीखना। फिर से समझिए, जब हम ये कहते हैं कि फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 0 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ वो पृष्ठ कैसा है, विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हुआ है। और इसको फिर हम लिखेंगे। आइए पहले इसका मान लिखते हैं। तब क्या होता है, तब जो डी फाई एट ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाता है E इंटू डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। मतलब इस स्थिति में डी फाई ई की जो वैल्यू होती है वो cos 0 इज इक्वल टू 1 आप जानते हैं, तो E इंटू डी एस हो जाती है। यहां आप ये भी कह सकते हैं कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए जो ये डी फाई ई जो है वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। यानी अब आप इसको कहेंगे, यहां ये गणित तो आपने लिखी, इसकी हिंदी लिखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0। देखो कितना ऑड है ये। जब हम ये कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 तब जल्दी से ध्यान आता है कि सर इट मींस पैरेलल। लेकिन यहां जो है आज आपको उल्टा लग रहा है। शुरू में मेरे को 20 साल से उल्टा लग रहा है। मैं कहूंगा कि आप लोग बच्चे हो, आप सीधा सीखिए। तो
थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ लंबवत है। फ्लक्स की जब बात आती है तो आप इसको याद कर लीजिए, यहां हम लिखेंगे कि अर्थात विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कैसा होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम होता है, ये आपने लिख लिया अधिकतम। ये मतलब जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0, फिर मैं कहूंगा लंबवत रखते हैं अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0, तो संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। ये अधिकतम इसलिए कह देते हैं क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से -1 तक वेरी करती है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1 होगी। तो जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को अभिलंबवत रखते हैं तो संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। आइए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन है उसकी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको आप समझ गए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब कहते हैं तो cos थीटा का मान, और इस स्थिति में जब हम d फाई की कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि ds cos ऑफ 90 डिग्री यानी d फाई t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है, अब फिर वही 90 का मतलब पैरेलल हो जाएगा, जब 0 का मतलब लंबवत हो गया तो 90 का मतलब क्या हो गया? पैरेलल हो गया। यानी अर्थात विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समानांतर रखे समानांतर रखे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ये विद्युत फ्लक्स का मान शून्य। तो ये जो दो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बार बार चित्र से मिलाकर के देखिए, मतलब चित्र को अपने आंखों से आत्मसात कर लीजिए, आंखों के मार्ग से अंदर डालिए और फिर इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि अच्छा इस तरह से विद्युत क्षेत्र का चित्र है, ये विद्युत क्षेत्र में ऐसा सरफेस रखा हुआ है, एरिया ऑफ सरफेस इस दिशा में है, फिर एरिया ऑफ सरफेस में जो हमने नॉर्म खींचा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना एंगल बनाता है, तब फिर हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि नॉर्म जो है समांतर है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, उसका मतलब है नॉर्म जो है लंबवत है। तो जब हम लंबवत की कहते हैं तो क्षेत्र समांतर रखा हुआ है, और जब 0 की कहते हैं तो क्षेत्र लंबवत रखा हुआ है। ये चीज आपको कंफर्म क्लियर करके आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रश्न के अगले पार्ट पर। प्रश्न आपका है विद्युत फ्लक्स क्या है, परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स के मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसमें देखिए दो चीजें हैं। ये जो विद्युत फ्लक्स है d फाई e इज इक्वल टू, वो किस रूप में है? e इंटू ds के रूप में। इसका हाँ, अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। अरे भाई इतना जल्दी क्यों बता रहे हो? मैं लिख दूं तब ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 है ना। बहुत बढ़िया।
चलो बाद में आपको थैंक यू कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, है ना, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। अभी नहीं बताना है, अभी नहीं बताता है, बाद में थैंक्स कहेंगे, है ना। अब मैं टेस्ट लूंगा किसी दिन, है ना, ये कंप्लीट हो जाए, मैं बिल्कुल टेस्ट देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों देखिए, ये विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है, इसमें दो चीजें हैं, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा इसमें गुणा हो रहा है किसका, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यानी जाहिर है कि अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक मालूम है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मालूम है, तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो हमें मालूम है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके दो मात्रक हम लोगों ने पढ़े हैं, इसके दो मात्रक हम लोगों ने पढ़े हैं। एक तो मुझे याद है कि एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलम हमने पढ़ा, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक हमने न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा। और दूसरा मात्रक जो हमने पढ़ा है, यदि किसी को मालूम है तो आप बताइए फट से। नहीं आ रही है आवाज, इसका मतलब कि भूल गया। तो मैं ये कहूंगा कि जो दूसरा मात्रक, एक अन्य मात्रक हमने लिखा है वोल्ट प्रति मीटर। बहुत बढ़िया, हंसता बोल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे आवाज से समझ में आया था कि ये हंसता ही बोल रही है। तो ये वोल्ट प्रति मीटर भी हमने पढ़ा। आज ये एसआई मात्रक इसका भी पढ़ेंगे और इसका भी पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन का एक मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो आप कंसर्निंग फिजिकल क्वांटिटी है उसको याद नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्या है कॉन्फिडेंट होती है, वो आपसे फिर कभी भी अगर अचानक आता है तो याद नहीं है, तो उसको आप जो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के उसको सर्च कर लीजिए, निकाल लीजिए, है ना। ये न्यूटन प्रति कूलम इसका एसआई मात्रक है। अब इसमें जब क्षेत्रफल का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां ऐसे लिखने में समझ में नहीं आता कि मीटर स्क्वायर साहब जो है कूलम के साथ है कि न्यूटन के साथ, लेकिन यहां से आपको क्लियर है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के रूप में परिभाषित होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन कूलम है और ये जो है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। इसलिए जब इसको लिखेंगे तो ये क्षेत्रफल जो है ऊपर है, इसलिए मीटर स्क्वायर भी ऊपर होगा, तो इसको इसलिए ऐसे लिखते हैं न्यूटन और गुणे मीटर स्क्वायर, या दूसरा तरीका होता है अभी बताता हूं, और नीचे ये साहब क्या है कूलम। तो इस तरह से ये जो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है बच्चों, वो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसको पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम पढ़ते हैं। इसको और लिखने के तरीके हैं, एक तरीका मैं वो जरूर लिखूंगा जो ममता ने बताया था, नहीं ममता कहेगी बताओ जो हमने बताया वो तो सर अभी लिखे नहीं है। तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये होता है, जब हम एक ही साथ की चीजें लिखते हैं तो ये गुणनफल ना लिख के इसको ऐसे डैश करके भी लिख देते हैं। कभी आप इसको ये मत समझना कि न्यूटन में से ये मीटर साहब जो है माइनस हो गए, है ना, तो ये प्रति कूलम जो है इसको ऐसे क्या लिखते हैं, ऐसे एक ही दिशा में। ये मतलब इसका मतलब है कि एक ही साथ लिख रहे हैं हम, और इसको हम क्या कह देंगे कूलम का। अब ये ऊपर नीचे से ऊपर आया तो ये क्या हो गया, ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम का इनवर्स, ये एसआई मात्रक हो जाता है बच्चों। इसको ऐसा भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब आइए दूसरी इकाई की बात करते हैं। एसआई मात्रक ये हो गया। अन्य मात्रक अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक बात करें बच्चों, तो वो अन्य मात्रक भी कहां से आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही आता है। जैसे हमने अन्य मात्रक पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यहां मैं ये बताऊंगा कि जब भी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जाता है तो आपको विकल्प में ये नहीं दिया जाता न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वो दिया ही नहीं जाता, आपको क्या है भ्रमित करने के लिए दिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है, देखिए ये सूत्र आप जब देखिए तो ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आप क्षेत्रफल का गुणा कर रहे हैं, इसमें आप क्षेत्रफल का क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल का जब गुणा कर रहे हैं मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है, तो यहां मीटर नीचे एक
और यहाँ मीटर ऊपर 2 है, तो निश्चित रूप से एक पावर मीटर कट जाती है और आपको मिल जाता है ये वोल्ट और गुणे मीटर कह सकते हैं। और इसको लिखने का क्या होता है, वोल्ट मीटर भी एक तरीका होता है जो आप विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख सकते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है बच्चों, ये प्रश्न इस रूप में आपसे पूछा जाता है, उसका कारण आप समझ गए होंगे। ये मीटर मीटर आसानी से कट जाते हैं, तो ये वोल्ट मीटर। अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स के मात्रक में संबंध भी क्या है। मान लीजिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा और दोनों चीजें लिख दिए, क्या, एक लिख दिया वोल्ट प्रति मीटर और दूसरा लिख दिया वोल्ट मीटर, तो आपको भ्रमित करने के पर्याप्त चांस होते हैं सफलता के, मतलब आप भ्रमित हो सकते हो। तो ये याद करके रखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। यही स्वरूप आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। पिछले 2-3 साल पहले को मैं याद करूं तो ये क्वेश्चन आया था कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। अब क्या कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार, ये वोल्ट शुल्ट कहाँ गया, अभी तो हम लोग स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, जब करंट फ्लो होगी तब वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये तो आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दोनों गलत हैं और हम न्यूटन के साथ कोई जो 2-3 ऑप्शन रहते हैं जो गलत गलत रहते हैं, सही यही रहता है केवल, ये सही यही रहता है केवल। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो ये रहेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो ये सही है। तो अपन क्या करते हैं कि ये तो अभी है नहीं, क्योंकि याद वाली बात रहती है, रट्टा मार रहते हैं, तो रट्टा में ये क्या होता है, वो हमारे अचेतन मन में घुस जाता है। तो इसलिए इसको हम याद ना करें, यहां से समझ के चलें कि अच्छा इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो इस रूप में रहता है और अन्य मात्रक ये आपकी परीक्षा में आता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। अब ये क्लेरिफिकेशन हो गया। तो विमीय सूत्र तो बहुत ही सरल है। अच्छा, विमीय सूत्र में भी ये प्लस माइनस में बड़ा डाउट रहता है। यहां भी देखिए, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आपको डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है तो अंदाज से उसको टिक मत करिए, वो भी लगभग आपका 99% गलत टिक होके आता है। और जब आप घर में आते हैं तो आपका मुंह जो है वो क्या होता है, पिचक जाता है, आपका मुंह जो है वो सूख जाता है। तो उससे बचने के लिए आपका मुंह घर में आने के बाद भी प्रसन्न रहे, उसको क्या करिए, जैसे आप छोटी छोटी भौतिक राशियां हैं उनका विमीय सूत्र आपको मालूम है। मैं यहाँ सूत्र से बात करूंगा। इसको हम ये कहते हैं कि ये न्यूटन होता है, फिर इसके बटे में कूलाम होता है और इसके साथ में ये मीटर स्क्वायर सा होता है। अब देखिए, ये न्यूटन जो है, कूलाम जो है, ये मीटर, इन तीनों की भौतिक राशियां अगर आपको याद हैं तो इसको डायरेक्ट लिखने की क्या जरूरत है। आप थोड़ा सा 1-2 सेकंड इसको दे दीजिए ना भाई। न्यूटन का जो विमीय सूत्र है, न्यूटन क्या है, बल का एसआई मात्रक, इसका विमीय सूत्र होता है mL3 इनवर्स। कूलाम का क्या होता है, AP होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये सब छोटी छोटी भौतिक राशियां, कम से कम इतना तो हमको याद ही होना चाहिए, मतलब लंबाई, द्रव्यमान, ये सब देख रहे हैं, ये सब किस रूप में आ गए, वो एसआई मात्रक, जो 7 एसआई मात्रक मूल मात्रक होते हैं उनमें से आ जाते हैं ये। और फिर इसमें मीटर यानी लेंथ है, तो इसका जो है, तो इस तरह से बच्चों जब आप गुणा करके निकालते हैं तो ये आ जाता है। m के साथ तो एक ही है, कोई गुणा या भाग नहीं हो रहा है, m को एक ही रहने दीजिए। l के साथ देखिए एक यहाँ है और 2 यहाँ गुणा हो जाता है, तो l की पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। और t देखिए एक यहाँ से जाएगा तो t की पावर क्या हो जाती है, -2 हो जाती है। a साहब यहाँ से जाते हैं तो a जो है ऊपर, तो ये हो जाता है a की पावर -1। इस तरह से बच्चों, मतलब छोटी छोटी भौतिक राशियों के अगर आपको विमीय सूत्र याद हो रहे हैं तो इस तरह से कितनी भी बड़ी भौतिक राशि हो, आप उसका विमीय सूत्र आसानी से और सही आंसर टिक करके आते हैं। ये इसलिए सावधानी जरूरी है। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपने देख लिया, अन्य मात्रक आपने देख लिया और विमीय सूत्र भी आपने